हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी पॉलिटी को देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए, और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं ताकि एग्जाम में आपके हिट करे डायरेक्ट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? देखो, हमेशा ध्यान रखो, हमारा जो निर्वाचन आयोग है ना, ये आपको संविधान के भाग 15 में आपको देखने को मिलेगा। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। अब जो 329 है वो इसी बात को बोलता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये क्या भाई, ये जो निर्वाचन संबंधित मामलों में है वो अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, कोर्ट का इसमें कोई काम नहीं है ना। यानी कि कोर्ट की मनाही की बात करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारी लोकसभा का चुनाव होना है। अब लोकसभा का चुनाव होना है या फिर राज्यों में जो विधानसभा है उनका चुनाव होना है, ये कौन करवाएगा? इनको तो हमारा, ध्यान रखोगे, निर्वाचन आयोग करेगा ना। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो करेगा। या फिर अगर मैं आपसे बोलूं जैसे राज्यों की, है ना भाई, जैसे मान के चलो राज्यों के नगर निगम के चुनाव है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नगर पालिका के चुनाव है, नगर पालिका के, या फिर आपके पंचायत के चुनाव हैं, इनको कौन करवाता है? इनको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, है ना भाई, देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में आपने बताना है। तो वो कौन सा आपको देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप में तो कुल ही आबादी 64,000 प्लस है, ओनली 2011 के हिसाब से। एरिया में भी सबसे छोटा है हमारे यहाँ का, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को देखें, और ये जनसंख्या में भी छोटा है। ठीक है भाई, और लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र भी है ये। ओके, बोलते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक गद्दी पे बैठेगा या फिर 65 वर्ष होने तक गद्दी पर बैठेगा। ठीक है भाई, एक तो होता है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें, और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। जैसे अभी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार है। और ये ज्ञानेश्वर कुमार कब आए थे? फरवरी में आए थे। ठीक है भाई, 19 फरवरी को आए थे 2025 को। और 2 जो है निर्वाचन आयुक्त, एक हो जाएंगे विवेक जोशी, ठीक है भाई, और एक कौन हो जाएंगे इसमें से? आप देखिए, सुखवीर सिंह संधू। कौन हो जाएंगे? सुखवीर सिंह संधू, ये हो जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब हमारा चुनाव आयोग बना था यानी कि 25 जनवरी को 1950 को, उस समय पर क्या ये तीनों बंदे होते थे? नहीं, सिर्फ एक ही होता था, यानी कि सिंगल बॉडी होती थी। ये बात ध्यान रखोगे। फिर क्या हुआ? 1989 में जाकर ये 1+2 कर दिए गए, यानी कि 3 सदस्य का बना दिया गया निर्वाचन आयोग को। फिर इसको 1990 में वापस से कितना कर दिया गया? 1, जैसा पहले था वैसा बना दिया गया। फिर 1993 में इसको 1+2 फिर से कर दिए गए, फिर 3 कर दिए गए, जो अभी वर्तमान में भी 3 ही है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत के राज्य विधानसभा को चुनाव कौन करवाता है? ठीक है भाई, वो कौन करेगा? वो करेगा, अगर आप देखोगे, जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है ना, वही करवाएगा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव भी। बोलता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अधिकार देता है? कि मींस हमारे पास एक कुछ होनी चाहिए बॉडी, वो 324 ही तो बोलता है ना भाई। 324 से लेकर 329 तक ही हमारा निर्वाचन आयोग है। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन कराता है? अभी हमने देखा है। ठीक है भाई, यह है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन करवाता है? हमारा निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ओके, बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने 6 या 65 देखा था, है ना भाई। या तो 6 वर्ष तक, वो जब तक उसका 6 वर्ष का कार्यकाल है, या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ठीक है भाई, जो भी पहले हो तब तक वो रहेगा। बोलता है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? वो है सबसे ज्यादा, आपको पता है 403, सबसे बड़ी विधानसभा है। और विधान परिषद भी सबसे बड़ी है, समझ गए, 100 है यहां पर विधान परिषद के। और लोकसभा भी सबसे बड़ी है, समझ गए भाई। लोकसभा की यहां पर कितनी सीट है? 80। राज्यसभा भी सबसे बड़ी है, वो है 31 सीट यहां पर। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये।
भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया? ये परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग होता है जो किसी भी, ध्यान रखोगे, किसी भी एक भारत के अंदर क्षेत्र को यह निर्धारित करता है कि हां भाई इतने क्षेत्र को मिलाकर ये एक सीट बनी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि क्षेत्र का निर्धारण करना, क्षेत्र का निर्धारण करना होता है इसका काम। ठीक है भाई, क्षेत्र का निर्धारण करना किसके लिए? सीट का गठन करने के लिए, सीट का गठन करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो पहला परिसीमन आयोग हमारे यहां 1952 में बन गया था, 1952 के ही एक्ट से, यानी कि उसी अधिनियम से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ओके। फिर अगर हम देखें अगला कब बना, 1962 के एक्ट से 63 में बना था। ओके भाई, ध्यान रखोगे, 63 में इसका गठन किया गया, 62 के एक्ट से। फिर अगला कब बना, 1972 के एक्ट से 1973 में गठन किया गया। ठीक है भाई, फिर अगला कब बना, 2002 के एक्ट से 2002 में ही गठन किया गया। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? ठीक है भाई, अगर हम देखें पहले वाले की बात कर रहा है हमसे, तो वो कौन हो जाते हैं? सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? ये थे हमारे पहले। आ जाओ भाई, अभी कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपको लोकसभा का बताना है, वो कौन सा हो जाएगा जो सबसे बड़ा है? वो है, ध्यान रखोगे, मल्काजगिरी इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, मल्काजगिरी। बोलता है उत्तर प्रदेश में सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है कितने? तो 31 जाते हैं राज्यसभा के लिए। अगर आप देखोगे हमारी राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। आप इसे स्थगित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सत्रावसान कर सकते हैं, बिल्कुल, सेशन एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भंग नहीं कर सकते इसको आप। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और यूपी में 31 सीटें हैं, ये बात ध्यान रखोगे इसकी राज्यसभा की। और मैक्सिमम सीट इसमें होती है 250, लेकिन अभी जो आ रहे हैं वो 245 मेंबर आ रहे हैं। और इन 245 में से भी 12 प्रेसिडेंट मनोनीत करता है, यानी कि बचे 233। और इन 233 में से भी 229 स्टेट से आ रहे हैं, राज्यों से, और 4 आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? निर्वाचन आयुक्त को हटाना है हमें, तो वो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास है ये अधिकार। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो वो किसके होते हैं? वो है प्राक्कलन समिति, इसके होते हैं ओनली लोकसभा से। ये बात ध्यान रखना, किससे होते हैं? लोकसभा से। बोलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? छोड़कर, ठीक है भाई, उसको छोड़कर। अब एक तो हो गया मुख्य, बाकी हो गए 2 अन्य, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। अभी एक है मुख्य ज्ञानेश्वर कुमार, और जो बाकी 2 अन्य हैं उनमें एक कौन है? एक है विवेक जोशी, एक है सुखबीर सिंह संधू। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कौन सा संगठन भारत राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? किसी भी पार्टी को मान्यता देना है, कौन देगा? हमारा, ध्यान रखोगे, भारत का निर्वाचन आयोग ही देगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले भारत का निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा, आ जाओ अब नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 ये आपको किससे संबंधित लगता है? निर्वाचन आयोग से है। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे इसको। देखो अब आप आए लोकसभा में भी, आप आए राज्यसभा में भी। पहले क्या होता था? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य तो होते थे, अभी भी होते हैं, तो मनोनीत भी होते थे। लेकिन अब लोकसभा से मनोनीत नहीं आते, तो आप क्या लिखोगे यहां से कि हमारे निर्वाचित भी ले आओ भाई और मनोनीत भी ले आओ, क्योंकि अब तो मनोनीत होते ही नहीं है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया लोकसभा से, तो वो जो एंग्लो इंडियन है वो मनोनीत ही होते थे, और निर्वाचित तो अभी भी होते हैं। तो यहां से आप निर्वाचित और मनोनीत ले आ रहे थे, और राज्यसभा से भी आप क्या ले आ रहे थे? निर्वाचित भी ले आ रहे थे, और मनोनीत आज भी होते हैं वहां पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मनोनीत आज भी होते हैं। तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, है ना भाई, दोनों सदन के सभी सदस्य आप लिख सकते हो।
दोनों सदन के, है ना भाई, सभी सदस्य आप लिख सकते हो, सभी सदस्य इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उपराष्ट्रपति के में। लेकिन अब मनोनीत आ ही नहीं रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी भी लोकसभा के निर्वाचित सभी सदस्य आ रहे हैं, और ध्यान रखोगे राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत आ रहे हैं, तभी भी हमारी ये लाइन ठीक है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है। यहां से आ ही नहीं रहे मनोनीत, क्योंकि अब है ही नहीं लोकसभा में मनोनीत। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, या आप ऐसे बोल दो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, या फिर ऐसे लिख दो दोनों सदनों के सभी सदस्य, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, यहां पर कौन करेगा इसकी नियुक्ति, है ना। अगर हम देखें, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री करेगा, भारत निर्वाचन आयोग करेगा, या फिर भारत के राष्ट्रपति करेगा, या फिर भारत का राज्यपाल करेगा। ठीक है भाई, बोलता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, है ना भाई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करेगा, ध्यान रखोगे, भारत का निर्वाचन आयोग इज राइट आंसर। ओके भाई, भारत का निर्वाचन आयोग। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, अब देखो, अब आते हैं आगे, है ना भाई, थोड़ा सा क्वेश्चंस को अब थोड़ा चेंज करते हैं। निर्वाचन आयोग से हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी हैं। बोलते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया। देखो, हमारे पास जो चार्टर एक्ट आए थे ना, वो चार्टर एक्ट आए थे, एक तो आया था 1793 में, एक आया था 1813 में, एक आया था 1833 में, एक आया था 1853 में। ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो ब्रिटिश सरकार ने भेजे थे हमारे भारत में, कि देखो अगले 20 साल में तुम्हें इस हिसाब से चलना है। ओके, कंपनी को बोलते थे वो अपनी को, कि भाई देखो तुम्हें इस हिसाब से चलना पड़ेगा अगले 20 साल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पैसा किसको ले जाके दे रही थी, ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार ही इनके रूल बनाएगी, सीधी बात है। तो इन्होंने जब ये 1813 का चार्टर एक्ट लेकर आए, उसमें इन्होंने ये बोल दिया कि देखो, अब जो तुम्हारा व्यापार का एकाधिकार है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि जो तुम एकाधिकार जमाए हुए हो ना इस देश में, इंडिया के ऊपर, अब हम ये आपको खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी दो यार, मींस बाकी व्यापारियों को भी यहां आने दो, बाकी व्यापारी भी यहां आएंगे, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं इंडिया से, वो भी ले जाना चाहते हैं। तो जो तुमने एकाधिकार जमा रखा है, इसको हम खत्म करने जा रहे हैं अब। हाँ, आप चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहेगा जैसे आपका पहले बना था, चाय चीन के साथ व्यापार बना रहेगा, इस वाले में बोला था 1813 वाले में। ठीक है भाई, अगर हम देखें 1 लाख रुपए वार्षिक यानी कि सालाना इंडियंस की शिक्षा पर खर्च करने होंगे, यह भी इसमें बोला गया था। ईसाई मिशनरियों को भेजा गया था यहां पर, ईसाई मिशनरी आए और ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की बात बोलते थे इंडियंस को, ज्यादा से ज्यादा उनको प्यार से जैसे भी है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, यह भी बात बोली गई थी इस 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। देखो, चेम्सफोर्ड तो क्या था, 1916 से 1921 तक हमारा वायसराय था। क्या था हमारा, वायसराय था। ओके, जय सचिव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत राज्य सचिव था ये हमारा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये कब आए हैं, ये है भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में भी हम इनको जानते हैं। ये भी किसने भेजे थे, हालांकि इन दोनों के नाम से फेमस हुए थे ये, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लेकिन भेजे किसने है ये पीछे से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे हैं भाई। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मिंटो यहां पर वायसराय था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वायसराय। और ये जो आप देखे हो मार्ले, ये कौन थे, ये सचिव थे। ठीक है भाई, भारत राज्य सचिव थे ये। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, निर्देशित तत्व को 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित मिलते जुलते हैं कैसे। देखो, जो हमारे आज संविधान में आप डीपीएसपी को देखते हो ना, संविधान के जो भाग 4 में आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे, हमने ये आयरलैंड से लिए हैं, और ये किसको प्राप्त होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को ये प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, ये राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो डीपीएसपी है ये 1935 के किस चीज से मिलते जुलते हैं, 1935 के निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं ये। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि भाई हमारा जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उससे हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की थी अपने संविधान में। हमारा जो मूल संविधान आप देखते हो उसमें बहुत सारी चीजें ली गई थी।
उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था 395 आर्टिकल थे, 250 से ज्यादा तो हमने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिए थे, समझ गए। लेकिन हाँ, ये हमने डीपीएसपी वहां से नहीं लिए 1935 से, लेकिन 1935 के निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। ऐसे आपने ध्यान रखना है। बोलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस कंपनी के द्वारा ये कब पारित किया गया, ये बताओ जरा। तो सर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है 1856 इज द राइट आंसर। हालांकि ये मसौदा तैयार करा था डलहौजी ने, ठीक है भाई, डलहौजी ने इसका, और डलहौजी यहां पर 1848 से 1856 के बीच में हमारा भारत, ध्यान रखोगे क्या था, भारत का गवर्नर जनरल। 56 में वो चला गया यहां पर, तो 56 में कैनिंग आया और कैनिंग ने इसको यहां पर लागू कर दिया, ठीक है भाई। और इसको लागू करवाने में जो बड़ा हाथ माना जाता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इनका बड़ा हाथ माना जाता है इसमें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, पहली बार, ध्यान रखोगे, पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था, है ना भाई। 1919 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, 1919 के प्रावधान के बारे में, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से मिलती जुलती है ये कुछ बात। ओके, पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। जैसे मान के चलो यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई एक सरकार बैठी हुई है, ठीक है भाई, और ये यहां पे साइड में छोटी छोटी सरकारें चल रही हैं, ठीक है भाई, और इनको अपने अंडर रखे, अपने पास खींच के रखे, यानी कि इनका सेंटर क्या है, ये बीच वाली चीज इनका सेंटर है, यानी कि ये केंद्रीकरण हो रखा है। केंद्रीकरण यानी कि ये जो छोटे छोटे लोग या छोटी छोटी जो सरकार है वो अपने पास बांध के रखी हुई है किसी बंदे ने, बोल रहा भाई केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन है, समझ गए। अगर मैं इनमें ढील कर दूं, ढील दे दूं, क्या भाई तू अपनी यहां सरकार चला, तू अपनी यहां सरकार चला, तू अपनी यहां सरकार चला, तू यहां अपने, लेकिन ध्यान रखोगे वो जुड़ी हुई किससे है, बस जुड़ी हुई वो बीच सेंटर वाले बंदे से है, लेकिन सरकार अलग अलग चल रही है। इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण होना, समझ गए, विकेंद्रीकरण। ओके, तो पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था क्या 1919 से? नहीं किया गया, ठीक है भाई, इससे नहीं किया गया। भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत जरूर हुई, तो ये वाला बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय राज्य सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्यू थे। बोलता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना भाई, ध्यान रखोगे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी वो सारी की सारी किसको दे दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कब दे दी थी उसने, ये आपसे पूछा है। ये है 1858 का भारत सरकार अधिनियम इज द राइट आंसर। इसके तहत भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा भाई? कैनिंग था। कैनिंग कब बना था? 1858 में। कब तक रहा? 1862 तक रहा है। हालांकि कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल भी रहा है 1856 से 58 के बीच में, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? अब ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसमें हमने 30 क्वेश्चंस को किया अपनी पॉलिटी के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, पूरे चांसेस है एग्जाम में। ओके, तो चलिए, ये क्लास हमारी 3 से 5 बजे के बीच में यूपीएसआई की आती है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को आज देखा। अब देखेंगे अगले वाले सेशन में। 5 बजे हमारी कौन सी वाली क्लास आती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलती है, और 7 बजे एसएससी जीडी की क्लास भी है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास, और 10 बजे रेलवे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मैं फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए।